हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको अनुबंध का अर्थ बताया था। आज मैं आपको वेद अनुबंध के लक्षण बताऊंगी कि एक वेद अनुबंध में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2H में अनुबंध की परिभाषा में संकेत मिलते हैं कि जबकि अधिनियम की धारा 10 में वेद अनुबंध के लक्षण के संबंध में लिखा गया है। इससे पहला पॉइंट आता है दो या दो से अधिक पक्षकार होना। किसी वेद अनुबंध का पहला लक्षण है कम से कम दो पक्षकार होना। दो पक्षकार में एक तो प्रस्तावक और दूसरा प्रस्ताव ग्रहीता। प्रस्तावक वह है जो प्रस्ताव रखता है और प्रस्ताव ग्रहीता वह है जो प्रस्ताव को स्वीकार करता है। यानी कि एक व्यक्ति प्रस्ताव रखता है, दूसरा उसको स्वीकार करता है, यानी दो पक्षकार हो गए। इसमें एक उदाहरण बता रही मैं आपको। जैसे शादी के लिए दो पक्षकार वर और वधू का होना आवश्यक है, ठीक वैसे ही अनुबंध के लिए कम से कम दो पक्षकार का होना आवश्यक है। और भी इसके एग्जाम्पल है, जैसे मकान मालिक किराएदार दो पक्षकार हो गए। बीमा अनुबंध में बीमित और बीमाकर्ता दो पक्षकार हो गए। माल से क्रय विक्रय की दशा में क्रेता और विक्रेता दो पक्षकार हो गए। यानी कि ये एग्जाम्पल है जिसमें आपको बताया गया कि दो या दो से अधिक पक्षकार का होना आवश्यक है एक वेद अनुबंध में। ठीक है। दूसरा है ठहराव का होना। किसी वेद अनुबंध में निर्माण के लिए जो है दो पक्षकारों के बीच में ठहराव भी होना चाहिए। ठहराव का जन्म जो है प्रस्ताव की स्वीकृति देने से होता है। यानी कि एक प्रस्ताव रखता है, दूसरा उसको स्वीकार करता है, तो ठहराव का जन्म हो जाता है, उसे ठहराव कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन यदि दो पक्षकार एक साथ एक ही समय में एक ही वस्तु के क्रमशः क्रय और विक्रय के लिए प्रस्ताव करते हैं, इससे ठहराव का निर्माण नहीं होता, ये तो प्रति प्रस्ताव कहलाता है। यानी कि दो पक्षकार है, एक समय एक ही वस्तु और उसका क्रय विक्रय का जो है प्रस्ताव करते हैं, तो इसको ठहराव नहीं कहते हैं। एक ही समय में दोनों काम हो रहे हैं ना, जिसको ठहराव नहीं कहते हैं, ये प्रति प्रस्ताव कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है इसमें, सीमा रीटा को अपना ब्यूटी पार्लर 50,000 रुपये में बेचने का प्रस्ताव करती है। रीटा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। यहाँ पर सीमा और रीटा के बीच में ठहराव है, क्योंकि इसमें रीटा ब्यूटी पार्लर की सीमा को 50 रुपये देती है और सीमा को प्रतिफल में 50,000 रुपये मिलते हैं। यानी कि दोनों के बीच में ठहराव हुआ है। ठीक है ना। दोनों, एक ने ब्यूटी पार्लर देने का कहा है, दूसरे ने उसको 50,000 रुपये देती है, तो दोनों के बीच में ये लेन देन हो गया। ठीक है। तीसरा पॉइंट है वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। वेद अनुबंध निर्माण के लिए दोनों पक्षकार की इच्छा वैधानिक संबंध स्थापित करना होना चाहिए। वैधानिक संबंध, विधान की दृष्टि में ऐसे संबंध स्थापित करना होना चाहिए। अब इसमें दूसरा एग्जाम्पल जिससे बताया, हम दैनिक क्रियाकलापों में कई ऐसे ठहराव करते हैं, जैसे साथ खेलने जाना, पिकनिक जाना, किसी क्लब में जाना, किसी विवाह में जन्मदिन पर जाना, समारोह में साथ साथ भोजन करना, घूमने जाना, ये सारे से। लेकिन ये ठहराव कौन से? पारिवारिक, राजनीतिक और सामाजिक दायित्व उत्पन्न करते हैं। इसका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है ना। यानी अगर आप इसका वैधानिक संबंध तो वह है, अगर आप उसका पालन नहीं करते हो तो कानून की दृष्टि से आप पर क्लेम किया जा सकता है। लेकिन ऐसे जो उदाहरण हैं, इसमें आप क्लेम नहीं कर सकते हो। अगर कोई सामाजिक फंक्शन के अंदर आपको जाना था और आप नहीं जा पाए, तो कोई आप पर क्लेम तो ना कर सकता है ना। तो इसके लिए जो है वैधानिक संबंध होना आवश्यक है। देखिए इसमें भी एग्जाम्पल बताया है कि अगर वैधानिक संबंध होगा तो ही आप जो है ये अनुबंध को पूरा करवा सकते हैं, और न्यायालय की, अगर नहीं करता तो न्यायालय की शरण भी ले सकते हैं। ठीक है। एक एग्जाम्पल है, जैसे राम अपने मित्र श्याम को अपनी पुत्री अपूर्वा के जन्मदिन पर भोजन के लिए आमंत्रित करता है। श्याम इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, लेकिन निश्चित दिन और समय श्याम किसी कारणवश भोजन के लिए नहीं पहुंचा, जिस पर राम दो भोजन सामग्री पर किए गए खर्च प्रतीक्षा के लिए श्याम पर क्या करता है? न्यायालय में केस कर देता है। न्यायालय इसको निरस्त कर देता है, क्योंकि न्यायालय की दृष्टि में ये वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से नहीं किया गया। कहने का मतलब है कि अगर किसी फंक्शन के अंदर आप किसी को आमंत्रित करते हैं, अगर वो किसी कारण से नहीं आता है, तो अगर आप कहोगे मेरा तो भोजन ये वेस्ट हो गया, जो भी है, तो आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि ये ऐसे जो प्रस्ताव होते हैं ना, ये ठहराव होते हैं ना, वो वैधानिक संबंध स्थापित नहीं करते। यानी कि अगर वो नहीं आता तो आप उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते हो, है ना। चौथा पॉइंट है
पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। वेद अनुबंध के लिए अनुबंध करने वाले पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता भी होनी चाहिए। अब अनुबंध करने की क्षमता के 3 पॉइंट मेन है। पहला है वयस्क होना चाहिए, दूसरा स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, तीसरा राजनियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। वयस्क का मतलब 18 साल की उम्र, स्वस्थ मस्तिष्क का मतलब होता है उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो, इसका मतलब पागल नहीं हो, है ना, दिमाग से, ठीक है। और राजनियम द्वारा, राजनियम यानी राज ने या सरकार ने उसको कभी अयोग्य घोषित तो नहीं कर रखा है किसी कारण से। तो ये 3 जो है पॉइंट होने जरूरी है अनुबंध करने की क्षमता में। चौथा है सहमति। अनुबंध निर्माण के लिए पक्षकारों के मध्य सहमति भी होनी चाहिए। ठहराव के सभी पक्षकारों को ठहराव की प्रत्येक बात के लिए समान रूप से सहमति, यानी कि जो भी प्रस्ताव रखा जाता है, जो स्वीकार किया जाता है, दोनों की सहमति होनी आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट है पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। सहमति तो होनी आवश्यक है ही है, लेकिन पक्षकारों के मध्य क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, यानी कि किसी को शारीरिक और मानसिक दबाव या धोखे से या भ्रम से किसी अनुबंध के लिए अगर सहमति दी जाती है तो स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती है। ऐसी सहमति उत्पीड़न द्वारा, है ना, कपट से या मिथ्या वर्णन से या गलती से दी गई सहमति होती है। तो इस प्रकार से एक वेद अनुबंध के अंदर स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, यानी किसी प्रकार का उसका दबाव नहीं होना चाहिए कि तुम ऐसा करो, है ना। दबाव डाल के अगर किसी से हाँ भरवाते हो या स्वीकार करवाते हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वैधानिक प्रतिफल। वेद अनुबंध के लिए प्रतिफल भी क्या होना चाहिए? वैधानिक होना चाहिए। बिना प्रतिफल के तो वैसे ही ठहराव व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन प्रतिफल का मतलब होता है कुछ के बदले कुछ, यानी आप कुछ दोगे तो उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा, यानी आप कोई वस्तु किसी को दे रहे हो, बेच रहे हो, तो आपको पैसा मिल रहा है ना। तो वैधानिक प्रतिफल होना आवश्यक है। नेक्स्ट है वैधानिक उद्देश्य। अनुबंध निर्माण के लिए ठहराव का उद्देश्य भी वैधानिक होना चाहिए, यानी राजनियम की दृष्टि से मान्य होना चाहिए। ठहराव करने का उद्देश्य जो है अवैध, अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, यानी कि कई ऐसे कार्य होते हैं जो लोक नीति के या सरकार से अमान्य हैं, तो ऐसे कार्य के लिए अगर कोई अनुबंध किया जाता है तो वो जो है मान्य नहीं होता है। यानी कि उद्देश्य क्या होना चाहिए? वैधानिक होना, यानी सरकार से मान्य होना चाहिए। अगला है निश्चितता। अनुबंध में निश्चितता का होना भी जरूरी है। ठहराव की शर्तें, अर्थ, मूल्य, मात्रा, सुपुर्दगी का समय, स्थान, निष्पादन विधि, माल की प्रकृति आदि सारी जितने भी टॉपिक ये बताए ना पॉइंट, ये सब निश्चित होने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। मात्रा कितनी, वो भी निश्चित होनी चाहिए। सुपुर्दगी का समय कब होगा, वो भी निश्चित। स्थान क्या है, कहाँ पे होगा, माल की प्रकृति, क्वालिटी क्या होगी, यानी सभी जितने भी ये तथ्य बताए ये सब निश्चित होने चाहिए। नेक्स्ट है निष्पादन की संभावना। यदि किसी ठहराव में निष्पादन करना असंभव हो तो ठहराव क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जिन्हें निष्पादन करना प्रारंभ से ही असंभव होता है, और दूसरे ठहराव ऐसे होते हैं जिनको करते समय तो निष्पादित करना संभव होता है, लेकिन बाद में परिस्थितियों के कारण निष्पादन करना असंभव हो जाता है। जैसे किसी वस्तु का नष्ट हो जाना, युद्ध के कारण कोई प्रॉब्लम हो जाना, या शत्रु के कारण कोई भी, मतलब कहना विदेशी शत्रु है उसकी वजह से कोई आप जो आपने अनुबंध किया उसको पूरा आप नहीं कर पाते, तो ये परिस्थितियों के कारण होता है ना। लेकिन जब हमने अनुबंध किया तब हम उसमें निश्चितता थी, ये तो बाद में परिस्थितियों के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर किसी का प्रारंभ से ही असंभव है कि इसको पूरा करना संभव नहीं हो सकता है, तो ऐसे अनुबंध जो है मान्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट है ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव न हो। अनुबंध अधिनियम के कुछ ठहरावों को स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया हुआ है। यदि कोई ठहराव उन ठहरावों में से है तो वैध नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के लिए बिना प्रतिफल के ठहराव। अगर कोई प्रतिफल नहीं है, आप किसी से कुछ प्रतिफल यानी कि कुछ दे के कुछ नहीं ले रहे हो, है ना, ऐसे ही दे रहे हो सहायता के लिए, दान में, किसी भी, तो वो अवयस्क व्यक्ति यानी कि नाबालिग व्यक्ति के साथ कोई ठहराव किया है। व्यापार में रुकावट डालने वाले कोई ठहराव है, जो व्यापार में आप रुकावट डाल रहे हैं, ऐसे कोई ठहराव, तो ये सब ठहराव जो है नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सब ठहराव व्यर्थ माने जाते हैं। नेक्स्ट है वैधानिक औपचारिकताओं का पालन। अनुबंध लिखित, साक्षी द्वारा प्रमाणित या रजिस्टर्ड होना चाहिए, यदि किसी अधिनियम में ऐसा करना अनिवार्य कर दिया हो तो। और अन्य दशाओं में क्या है, अनुबंध सामान्यतः लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, या गर्भित भी हो सकता है। लिखित जानते हैं, मौखिक वो भी हो सकता है, गर्भित का मतलब छुपा हुआ, यानी कि आचरण से जो होता है ना मान्य, वो है इसमें, ठीक है। और बाकी अगर किसी अधिनियम में ऐसा कहा कि लिखित ही होना चाहिए और साक्ष्य से उसको प्रमाणित भी करवाना है, तो ऐसा होना भी आवश्यक है।
ठीक है, ये 12 पॉइंट हो गए आपके वेद अनुबंध के आवश्यक लक्षण हैं। समझ में आए होंगे। और इससे अगला टॉपिक जो है अनुबंध अधिनियम संबंधी शब्दावली है, जो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।